फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर के सियासी उफक पर कई चेहरे, कई नाम उभरे जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी ओहदों पर रहकर लोगों के बीच ऐसे काम किए कि जिनके गुजर जाने का हर किसी को दिली अफसोस हुआ। ऐसे ही नामों में एक नाम मरहूम कारपोरेटर मंसूर अहमद शब्बीर अहमद का भी है। इंतहाई सादा मिजाज ये शख्स लोगों की मदद के लिए हमेशा कोशा रहता। अपने वार्ड के काम काज के अलावा भी दीगर समाजी जिम्मेदारियां इस शख्स ने उठाई। अपने सियासी नजरियात या पार्टीबाजी को दरकिनार रखकर इस शख्स ने हर किसी की मदद करते हुए बेदाग छवि को मरते दम तक बरकरार रखा। सीधे सरल स्वभाव, नर्म गुफ्तार और सादा लौ समाज का ये खादिम और जनता दल सेकुलर का सच्चा सिपाही जुमेरात की रात अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ गया। दिल के शदीद दौरे ने लोगों के दिलों में बसने वाले इस इंसान को मालिके हकीकी से जा मिलाया। सैकड़ों नम आंखों के साथ मंसूर भाई की तदफीन बरोज जुमा दोपहर 3 बजे आयशा नगर कब्रिस्तान में अमल में आई। जनता दल सेकुलर ने अपने इखलाकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी आखिरी सांसों तक पार्टी से वफादारी रखने वाले इस सच्चे सिपाही को खिराज अकीदत देने के लिए ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें मरहूम मंसूर कारपोरेटर के अहले खाना के साथ बड़ी तादाद में जनता दल सेकुलर से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। आज हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि ख़ास तौर पर जनता दल के लिए कि खलील वकील के इंतकाल के बाद हमको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया और इतना बड़ा झटका मंसूर भाई के इंतकाल से पार्टी को और शहर को लगा। मंसूर भाई का इंतकाल ये सिर्फ जनता दल के लिए नुकसान की बात है ऐसा नहीं, मालेगांव की सियासत में जो तजुर्बेकार लोग हैं, जिनको कानूनी मालूमात है, ऐसा एक बड़ा जानकार मालेगांव शहर ने खो दिया। ऐसा बेलोस खिदमतगार, ऐसा वर्कर कि अगर एक मामूली जैसे बताया कि भाई मेंबर जब बन जाते हैं तो लोगों के अंदर अपने आप को बहुत ऊंचा समझने की आदत हो जाती है, लेकिन मंसूर भाई के अंदर एक आदत थी कि अगर वो ऑफिस में बैठेंगे, पार्टी ऑफिस में बैठे, चाहे कारपोरेशन में, मेरी ऑफिस में बैठते थे, एक पार्टी का पुराना वर्कर भी आकर उनको अगर कुछ बदकलामी करके जाता था तो वो उलट कर जवाब नहीं देते थे। बोलते ठीक है, उसने बोला, वो मेरे से पहले तो पार्टी में, उसका हक बनता है कि वो मुझे बोले, वो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेंबर हूँ, मेरा एहतराम लोग करें। वो इंतहाई सादा तबीयत के आदमी थे। जैसा मुस्तकीम ने बताया कि 2017 में इत्तेफाकन मंसूर भाई को AB फॉर्म नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए। आज़ाद उम्मीदवार बनने के बाद मेरे ख्याल से पूरे शहर में वो वाहिद मेंबर ऐसे थे जो आज़ाद थे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि उनके गठ में उनको शामिल कर लिया जाए। गठ बनने से पहले मंसूर भाई मेरे घर पर आए, बैठे, अक्सर वो दोपहर में आया करते थे, बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। तो मुझे बोलने लगे मुझे बीजेपी की तरफ से ऐसा आया वैसा आया। मैं बोली मैं क्या सुनूं इनका। उठ के मैं किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। वापस आई तो बोली तुम क्या चाहते हो मंसूर भाई? बोली मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर आया, मुझे दूसरी तरफ से ऑफर आया। तो बोली करना क्या है मंसूर भाई? बोले मैं खुद अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि लोगों ने ये समझ कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को छोड़ के जाऊँगी। ये बड़ी बात थी उनकी। उनको इस बात का अफसोस था कि मेरे तक ऑफर लाने की हिम्मत कैसे किया किसी। सोचो, वो एक मामूली बात से अपने आप में पार्टी के खिलाफ, अगर कोई उनके बारे में कई मरतबा ऐसा हुआ जब ऐसे हालात आए तो उनको घर की तरफ से भी दबाव आया, लेकिन वो अपने उसूलों से कभी हटे नहीं। 2002 में पहली बार वो कॉरपोरेटर बने, साथ ही निहाल अहमद साहब मेयर बने। एक वक्त ऐसा आ गया था कि एक सवाल पे शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी लोग इकट्ठा हो गए और ऐसा हो गया था कि जनता दल जो थी वो मीटिंग अगर चलती तो हमारा कोरम, हमारी अक्सरियत नहीं थी। मीटिंग से पहले ही हालात ऐसे बन गए थे कि अगर मीटिंग में विषय आएगा
तो हमारी अक्सरियत नहीं रहेगी, सब इकट्ठा हो चुके थे। साहब साहब ने मंसूर भाई को बुलाया, हनीफ साबिर भी वहाँ मौजूद थे और ये बोला कि भाई मंसूर, आज अगर मीटिंग चलेगी तो अपनी अकलियत में है ये दिख जाएगा, सब एक हो चुके हैं। तो मंसूर भाई बोले क्या करना है साहब? बोले कुछ ऐसा सोच कि मीटिंग ना हो पाए। तो मंसूर भाई ने बोला ऐसा करते हैं साहब, इतना तमाशा करते हैं कि मीटिंग तयकूब हो जाए। साहब बोले कि फिर उन्होंने बताया ऐसा करते वैसा करते। साहब पूछे करेगा कौन? तो बोले मैं करूँगा। ये उनके अंदर सलाहियत थी, वो सिर्फ मशवरा नहीं देते थे बल्कि उसमें हिस्सेदार बनते थे। वो कभी किसी से डरे नहीं। लोग ये समझते होंगे जो करीब से नहीं जानते थे मंसूर भाई को कि वो इंतहाई शांत तबीयत के, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस वक्त उनको ऐसा लग जाए कि कोई गलत बात करता है, कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कितना भी रुस्तम आदमी हो ना, वो जबान से चपते थे और जरूरत पड़ती थी तो वो हाथ उठाने को भी डरते नहीं थे। इलेक्शन में मैंने कई बार देखा कि जो लोग डरते थे फला फला गुंडा आ रहा है, मंसूर भाई बोलते थे मैं बैठा हूँ, आने दो किसको आना। यहाँ तक कि मीटिंग हॉल में भी वो कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, वो किसी को जवाब देने में उन्होंने कभी लिहाज या डर महसूस नहीं किया। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद जो हमारे करीबी साथी थे, जो हमारे फैसलों में जिनका हिस्सा होता था, ऐसे हनीफ साबिर साहब, खलील वकील साहब और अब मंसूर भाई हम लोगों से जुदा हो गए, जिसकी वजह से हमको अब फैसला लेने में बहुत सारी मुश्किलात आती है। जब मुस्तकीम जेल में गए उसके दूसरे दिन मैं मंसूर भाई को बुलाई, क्योंकि मंसूर भाई के अंदर एक सलाहियत थी कि वो माहौल, कितना भी गमगीन माहौल हो, किसी तरह की भी परेशानी हो, अपनी बातों से माहौल को बिल्कुल हल्का कर देते थे। मैं उनको बुलाई, बोली मुस्तकीम जेल में है, मैं क्या करूं? तो मुझे बोले तू आराम कर। बोली मतलब? बोले देख, सियासी आदमी 24 घंटा ना काम पे रहता है, यह सियासी आदमी को छुट्टी का मौका नहीं मिलता, ना हमको त्यौहार पे छुट्टी मिलती, ना एतवार को छुट्टी मिलती। तो समझ ले मुस्तकीम छुट्टी पे गया है, उसको सुकून से रहने दे और तू भी सुकून से रह। ये उनका मिजाज था कि वो माहौल को बिल्कुल हल्का कर देते थे। और जो सोच नहीं सकता, इतनी अहम परेशानी में भी वो ऐसी बातें कर देते थे कि इंसान को मशवरा भी मिल जाता था और सुकून भी हो जाता था। ऐसी तबीयत के मालिक वो रहे जिन्होंने सियासी तौर पर मालेगांव शहर में अपनी एक पहचान बनाई। कोई भी पार्टी का आदमी हो, उनको लिहाज से, अदब से और इज्जत से ही उनका नाम लेते हैं। और इंशाअल्लाह मेरी दरख्वास्त उनके घर के, उनके भाइयों से, उनके बच्चों से ये है कि जो मंसूर भाई की काबिलियत थी, जो उनकी सलाहियत थी, लोग जो उनकी इज्जत करते थे, उनके इंतकाल पर जो लोगों के अंदर हैरत थी। मुझे कई मैसेज सुबह सुबह, पहला फ़ोन मुझे जाहिद जुम्मन ने सुबह 5 बजे किया और ये बोला कि भाई मंसूर भाई का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत हैरत हुई। मेरे तुमको मालूम है ना? तो बोले मुझे पक्का पता है। हैरत की बात हम लोगों के लिए भी थी। उसके बाद से जो लोग मैसेज मुझे कर रहे थे सुबह ऑनलाइन देख के, उन्होंने ये पूछा बात सही है क्या? यानी लोग ये सुनना चाहते थे कि नहीं ये खबर गलत है। कई मैसेज ऐसे आए कि बात सही है क्या? तो जो मंसूर भाई ने शहर में अपनी इज्जत और एक मुकाम बना के रखा था, उसको ज़िंदा रखने के लिए आप भी समाजी तौर पर और सियासी तौर पर उनके ख़ानदान वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जुड़े रहें, ताकि मंसूर भाई के जो काम है वो जारी रहे। उनका जो तरीका था काम करने का, उसको अपनाते हुए आप लोग उनके काम को, उनकी इज्जत को कायम रखें मालेगांव शहर में। ये आप लोगों से मेरी जनता दल की तरफ से दरख्वास्त है। जब ये खबर आई सुबह कि मंसूर भैया का इंतकाल हो गया, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि उनसे रोज़मर्रा की मुलाकात थी। कोई ऐसी बात भी नहीं समझी थी कि उनकी तबीयत खराब है या कोई हॉस्पिटल में है। मंसूर भैया 2002 कारपोरेशन के इलेक्शन में जनता दल से चुन के आए। उसके बाद से वो मुसलसल 3 मरतबा कारपोरेटर रहे। ऐसे हालात सियासत में, जब शहर में रुपये पैसे का बढ़ावा होने लगा, ऐसे वक्त में धीरे धीरे लोग जब करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके चुन के आने की बात बोलने लगे, उस वक्त भी मंसूर भाई वाहिद ऐसे मेंबर थे जो कभी रुपये पैसे के दम पे चुन के आने की बात नहीं बोलते थे। इसका दूसरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सोशल काम काज, लोगों का काम काज करने की तरफ
उनका हमेशा यही तवज्जो रही कि लोगों का काम काज किया जाए, इसलिए वो कभी रुपये पैसे से इलेक्शन लड़ा जाए। वो तो मुझे यहाँ तक बोलते थे कि अगर इलेक्शन में जिस वक्त मुझे ये लगेगा कि 8-10 लाख रुपया खर्चा होगा, उस वक्त मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसे लोग मेरे ख्याल से अब नहीं के बराबर बचे हैं। ऐसे थे हमारे मंसूर भैया, ईमानदार थे, कानूनी मालूमात थी। पार्टी के अलावा बुलंद इकबाल साहब से मैं हमेशा कानूनी मालूमात हो या शहरी सियासत पर अगर कोई बातचीत करना हो, शहरी हालात पर अगर कोई बातचीत करना हो, तो मंसूर भैया एक अच्छी राय दिया करते थे पार्टी को और पार्टी के जिम्मेदारों को, और उनकी राय हम माना करते थे, क्योंकि शहरी सियासत पे भी वो गहरी नज़र रखते थे। कानूनी मालूमात भी उनको बहुत थी। किसी भी मामले में अगर जब 2017 में गठबंधन हुआ और महागठबंधन का रजिस्ट्रेशन करने की बात आई, तो उस वक्त भी मंसूर भैया काफ़ी उसमें कि किस तरह घटना बनाई जाए, किस तरह नियमावली बनाई जाए कि आगे तकलीफ ना हो, किस तरह से ये एक बात उन्होंने ही बोली थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो आज राष्ट्रवादी में हैं, कल ये राष्ट्रवादी में नहीं रहेंगे, तो घटना ऐसी बनाओ कि मुफ्ती साहब को 2019 में कोई तकलीफ इलेक्शन लड़ने की नहीं हो। ये दूरअंदेशी मंसूर भाई की थी और घटना हमने उस हिसाब से बनाई थी जिसका फायदा मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को हुआ कि वो एमआईएम पार्टी में गए। उसके बाद भी महागठबंधन आगाड़ी में कोई भी कानूनी तौर पे तकलीफ नहीं आई। इस तरह मंसूर भाई की सोच रही। मंसूर भाई कभी कोई झगड़ा कहीं हो गया, किसी का कोई मामला हो गया, तो पुलिस कौन सी कलम लगाएंगी ये भी उनको पता रहता था कि अगर यहाँ पे लगी है तो 325 बनेगा, 324 बनेगा, 7 बनेगा या दूसरा कोई, यानी कानूनी तौर पे भी वो इतनी मालूमात रखते थे। ईमानदारी के ताल्लुक से उनकी एक ही मिसाल दूंगा कि 2017 का जो महागठबंधन का इलेक्शन हुआ, उस वक्त गलती से उनको एबी फॉर्म नहीं मिला और वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए, यानी सिंबल उनको नहीं मिल पाया। वो आज़ाद सिंबल कब शासर पर इलेक्शन लड़े और चुनकर आए। चुनकर आने के बाद वो बहरहाल पार्टी से बंधे हुए नहीं थे। वो चाहते तो अपना कोई भी अकेले फैसला कर लेते थे, पार्टी की बंदिश उनके ऊपर थी नहीं। उस वक्त कोऑप्शन के जो मेंबरान थे, 5 कोऑप्शन के मेंबरान जाने की जो बात थी, तो बीजेपी के 9 मेंबर चुन के आए थे और वो चाहते थे कि उनके गढ़ में कोई एक मेंबर और आ जाए ताकि उनका एक कोऑप्शन का आदमी चला जाए। कुछ पॉइंट का फर्क था और मंसूर भाई के पास लाखों रुपया लेके दौड़ रहे थे और कुछ लोग मुझे आकर बोले कि यार मंसूर भाई के पास लोग जा रहे, वो तो एक आज़ाद है, पार्टी की कोई बंदिश नहीं है। मगर मुझे उम्मीद थी और मुझे मालूम था मौला पार्टी की बंदिश हो ना हो, मंसूर भाई हमेशा पार्टी के साथ मुखलिस रहे हैं, ईमानदार रहे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं मजाकन उनको बोला कि यार मंसूर भैया बीजेपी वाले वोट पैसा लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो क्या इरादा है? बोले एक तो पहली बात तो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ अपने जा ही नहीं सकते। दूसरी बात पार्टी के साथ ही रहना है। अगर पार्टी अपना गढ़ अलग बनाएंगी जनता दल के नाम से तो मैं उस गढ़ में रहूंगा। अगर साथ में मुश्तरका गढ़ बनेगा तो मैं उस गढ़ में रहूंगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ये ईमानदारी मंसूर भाई की थी जो आज बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। ऐसा ईमानदार आदमी का चला जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। पार्टी से हट के भी हमारे दोस्ताना ताल्लुकात थे। बम्बई जाना हो, पहले हम कई बार बम्बई गए। जाहिद जुम्मन यहाँ बैठे हैं, उनकी होटल पे वो बैठा करते थे। अभी भी जब उधर से आया गया तो देखो तो ऐसा लगता है कि यार शायद मंसूर भाई बैठे हों। उनकी वहाँ पर भी शहरी सतह पे लोग आते थे, उनसे मुलाकात होती थी, वो शहरी सतह की सियासत पे बात करते थे। उनका चला जाना सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, एक शहर के लिए भी दुख की बात है कि ऐसे सोशल काम काज करने वाले लोग जो कारपोरेटर बनते हैं, इससे बहुत कम लोग हैं जो रुपये पैसे की लालच में नहीं आते,
जो रुपये पैसा लगा के चुन के आने की तरफ उनका बहुत ध्यान नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत कम है। और मैं उनके भाई यहाँ बैठे हैं, मंजूर अहमद, उनके लड़के हैं अब्दुल माजिद, मैं पार्टी की तरफ से उनके गम में बराबर शरीक हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि पार्टी हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। आप पार्टी के साथ रहिए। पार्टी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी पार्टी की, अगर मंसूर भाई नहीं है तो भी हम आप लोगों के साथ हैं। पार्टी की आपको किसी भी सूरत में जो भी ज़रूरत पड़े आप सियासी तौर पे काम काज करिए। उनकी हमेशा ख्वाहिश थी। वो 24 घंटा सियासी आदमी थे। वो अगर कोई होटल पे ही बैठे हैं तो सियासी ही बात करेंगे, कहीं सियासी प्रोग्राम है तो अलग बात है। वो मुखलली 24 घंटा सियासी काम काज करने वाले आदमी थे। मैं उनके लड़के से यही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं सोशल काम काज करें जो मंसूर भाई किया करते थे और सियासी तौर पे एक्टिव रहे। दूसरी भी कोई बात रहेंगी, पार्टी उनके साथ हर वक्त खड़ी है, हर वक्त खड़ी रहेंगी। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ।